लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद क्या सचमुच चुनाव इतना बदल गया है कि भारतीय जनता पार्टी को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं कांग्रेस सत्ता में ना आ जाए? ये पहले चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद का डेवलपमेंट है, जो प्रधानमंत्री ने पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में यही बात कही। इन दोनों शीर्ष नेताओं ने यह चिंता जताई कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वो क्या क्या कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो माओवादी और कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी है और वो उसकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर है, लोगों के घरों में रखे गए पैसे सोने चांदी पर है, लोगों के घरों पर है। उन्होंने कहा कि अगर ये लोग सरकार में आ गए तो लोगों की संपत्ति लेकर के दूसरे लोगों में बांट देंगे। पहले उन्होंने बांसवाड़ा में तो स्पष्ट जिक्र किया कि उन लोगों को बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं या जो घुसपैठिए हैं, उनका कहें। और फिर साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। और उन्होंने ये भय दिखाया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर के उन लोगों के बीच में बांट देगी जिनका संपत्ति पर पहला हक बताया हुआ है कांग्रेस ने। यही बात अमित शाह ने कांकेर में कही। हालांकि प्रधानमंत्री ने जब दूसरी बार ये बात कही अलीगढ़ में दूसरे दिन, तब उन्होंने किसी समुदाय जाति का जिक्र नहीं किया। उन्होंने सीधे ये कहा कि कांग्रेस की नजर स्त्री धन पर है, महिलाओं के सोने चांदी पर है। उन्होंने और इसकी व्याख्या करते हुए विस्तार से समझाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास शहर में घर है और उसका पुश्तैनी घर है, यानी उसके पास 2 घर हैं, तो कांग्रेस उसमें से एक घर ले लेगी। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो आर्थिक असमानता है उसको समाप्त करने की बात कही है कि देश में जो आर्थिक असमानता पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि भारत में 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। यानी 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनके पास राष्ट्रीय आय में जो सालाना आय है उनमें उनका हिस्सा 1/4 या 25% से ज्यादा है और संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी 40% है। यानी बाकी 60% संपत्ति 99% लोगों के पास है, 1% के पास 40% संपत्ति है। तो इसके पुनर्वितरण की बात किसी तरह से कही है कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में। उसका जोड़ आर्थिक असमानता को समाप्त करने और संपत्ति के एकत्रीकरण का जो मौजूदा प्रवृत्ति है उसको रोकने, उसको कमजोर करने, उसको हतोत्साहित करने पर उसका फोकस है। और इसके पीछे कई तथ्य हैं, कई आंकड़े हैं जिनकी वजह से ऐसा सोचने की जरूरत आई होगी। हालांकि अब इसकी व्याख्या और इस पर सफाई देने का काम कांग्रेस को करना है कि उसने क्या लिखा है और उसके कहने का क्या मकसद है। लेकिन एक आंकड़ा ये भी आया कि चीन बीजिंग के मुकाबले ज्यादा अरबपति अब अमेरिका में हो, ये माफ करिएगा मुंबई में हो गए। अरबपतियों की संख्या में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है और अरबपतियों की संपत्ति में भी उसी हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है। तो ये चिंता की बात है निश्चित रूप से। तो कांग्रेस ने इसको लेकर के एक बात कही है अपने घोषणा पत्र में कि वो आर्थिक असमानता को दूर करेगी। उसमें संपत्ति के पुनर्वितरण की भी बात उसने संभवतः कही है, उस पर उसकी व्याख्या, उसकी सफाई कांग्रेस को देनी है। इसके बहाने एक तो ये पहलू है कि जो आर्थिक असमानता है उसको मिटाना है, उसको दूर करना है। इसका दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये बात कहां से आ गई कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? अभी हमको ध्यान आ रहा है कि इसी साल फरवरी में के पहले हफ्ते में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे, जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई थी, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तंज किया था विपक्ष के ऊपर और कहा था कि विपक्ष के लोग जिस तरह के भाषण दे रहे हैं या जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं वो लोग, उससे लग रहा है कि वो लंबे समय तक विपक्ष में रहने के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा था कि जनता इनको इस बार इतना आशीर्वाद देगी कि ये अभी जिस ऊंचाई पर है उससे ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे। अगली बार ये लोग दर्शक दीर्घा में जाकर के बैठेंगे, मतलब इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी, सदन में बैठने लायक हैसियत नहीं रहेगी। और उसके 2.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो ऐसा कर सकती है। ये ऐसा क्या बदल गया 2.5 महीने में कि कांग्रेस के सत्ता में आने की बात होने लगी? कांग्रेस सिर्फ 52 लोकसभा सीटें को पिछली बार जीत पाई थी, उसको 20% वोट आए थे और वो 52 सीटें जीत पाई थी। वो 10% सीट नहीं जीत पाई कि उसको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मिले और वो 2 सीटें कम रह गई तो बीजेपी की सरकार ने दिया भी नहीं उनको मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा।
तो जो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा नहीं हासिल कर पाई, जिसके लिए प्रधानमंत्री मानते हैं कि अगली बार उसको दर्शक दीर्घा में जगह मिलेगी, जिसके लिए कहा जाता है कि उसको जनता ने खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जाती है, कहा जाता है कि उसके पास कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कौन लड़ेगा उसके, कौन वोट देगा उसको। और अब अचानक ये बात होने लगी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो क्या क्या कर सकती है। कांग्रेस के सत्ता में आने का भय दिखाया जाने लगा, और वो भी भय वो नहीं जो अब तक कहा जाता रहा है। अब तक ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस ने संपत्तियों की लूट की है, कांग्रेस ने काम नहीं किया है, देश को पिछड़ा बनाए रखा है, गरीब बनाए रखा है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है 60 साल में, ये बात कही जाती है। लेकिन अब चुनाव में दूसरा भय दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति लेकर के और दूसरे लोगों में बांट देगी, जिनके ज्यादा बच्चे हैं या जो घुसपैठिए हैं या ऐसे दूसरे किसी में भी बांट देगी। वो माओवादी और कम्युनिस्ट मानसिकता की है। तो ये खतरा निश्चित रूप से, ये चिंता जो पैदा हुई है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, वो चिंता निश्चित रूप से पहले चरण के मतदान के आंकड़ों से पैदा हुई है। पहले चरण में जिन 102 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें पिछली बार के मुकाबले 4% कम वोट पड़े हैं। पिछली बार लगभग 70% के करीब वोट हुआ था इन 102 सीटों में, और इस बार 66% के करीब पोलिंग हुई है। उसमें भी अब ये वोटिंग परसेंटेज कम होना तो निश्चित रूप से चिंता की बात है, बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है। लेकिन बीजेपी के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिन सीटों पर उसके सांसद हैं, यानी पिछली बार जिन सीटों पर वो जीती है 2019 में, उन सीटों पर मतदान का प्रतिशत और कम है, ज्यादा कम है। भाजपा की जीती हुई सीटों पर मतदान में लगभग 6% की कमी है, 5.9 टू बी प्रिसाइज, 5.9% कम है, लगभग 6%। और जिन सीटों पर दूसरी पार्टियों के सांसद जीते हैं, वहां भी वोटिंग कम हुई है, लेकिन वहां वोटिंग कम होने का परसेंटेज 3.2 है। अब इसका ये मतलब है कि ऐसा, इससे ये अगर सीधे इस आंकड़े को देखें कि 4% वोट कम हुआ, 4% से थोड़ा ज्यादा, तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जनता में कहीं कोई ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा जोश नहीं दिख रहा है, कोई एक चुनाव की केंद्रीय थीम नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा है जो पिछली बार पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला है कि देश के लोग, नौजवान खासतौर से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं उस सड़क पर, और उनको फिर से उनको चुनाव जिताने के लिए मतदान करने जा रहे हैं। उस जोश और उत्साह में बीजेपी को वोट देने, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो जोश उत्साह नहीं दिख रहा है वोटिंग में। हालांकि उनको हराने के लिए भी कोई जिद नहीं दिख रही है कि उनको हरा देना, ऐसा कोई गुस्सा भी नहीं दिख रहा है। तो बड़ा सहज भाव सा, एकदम सामान्य तरीके का चुनाव दिख रहा है, जिसमें बड़ी उदासीनता है, तटस्थता है, मतदाताओं की निरपेक्षता है। तभी 4% वोट की कमी हुई। लेकिन सत्तारूढ़ विपक्षी सांसदों के मुकाबले सरकार चला रही भाजपा के सांसदों के क्षेत्र में अगर 6% वोट कम हुआ है, यानी औसत से 1.5 गुना, और विपक्षी सांसदों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा कमी आई है वोट की, तो यह चिंता की बात है बीजेपी के लिए। बीजेपी का वोट परसेंटेज और उसके उस सीटें जीतने का परसेंटेज, इस दोनों के अनुपात में बहुत बड़ा गैप होता है। पिछली बार 37% वोट बीजेपी को मिले थे और उसने 55% सीटें जीती थी। जितना वोट मिला उससे 18% ज्यादा सीटें मिली, और ये इसलिए है क्योंकि बीजेपी का कंसोलिडेशन उसका एक सर्टेन इलाके में है, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, और पूरब में अब नया जाकर के उसने बनाना शुरू किया है। उसका आधार है, मजबूत आधार है। इन इलाकों में वो लड़ती है और उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी रही है, पूरे देश में लड़ती थी, पिछली बार भी वो 421 सीटों पर लड़ी थी, और यही कारण रहा कि उसको 20% वोट मिलने के बावजूद सीटें 10% भी नहीं मिली। मतलब जितना वोट मिला उसकी आधी सीटें नहीं मिली। भाजपा को जितना वोट मिला उससे 1.5 गुना ज्यादा सीटें मिली, कांग्रेस को जितना वोट मिला उसकी आधी भी सीटें नहीं मिली। इस बार ये प्रोपोर्शन बदला हुआ है। इस बार बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। वो अकेले, वो तमिलनाडु में भी लड़ रही है, जहां पिछली बार वो 5 या 6 सीट पर लड़ी थी, वहां वो 22-24 सीटों पर लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, तो वो ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। तो ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, और कांग्रेस कम सीटों पर लड़ रही है, ऐतिहासिक रूप से सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। वो सिर्फ 300 सीटों पर लड़ती दिख रही है। अब तक सबसे कम सीटें उसने 417 लड़ी थी 2004 में, अभी इस बार 300 सीटें लड़ती हुई दिख रही है। अगर वो जिस तरह से CSTS का लोक नीति का सर्वे है कि उसको 20% वोट आ सकता है, 21% वोट आ सकता है, अगर उसको 20-21% वोट आता है 300 सीटें लड़के भी, तो उसकी सीटों में बड़ा अंतर आ सकता है। और 450 सीट लड़के अगर बीजेपी अपने 37% पर ही रहती है या उसमें कुछ कमी आ जाती है, तो उसको नुकसान हो जाएगा। हालांकि CSTS के सर्वे ने उसका भी वोट 2% बढ़ने का अनुमान जताया।
तो अब इस बार वो ज्यादा सीटें लड़ रही है, कांग्रेस कम सीटें लड़ रही है। तो ये एक प्रोपोर्शन का एक तकनीकी मामला है, उस पर भी बीजेपी ने उसको भी एनालाइज किया होगा। और ये जो माहौल बना है, जो वोटिंग परसेंटेज कम होना, एक केंद्रीय थीम का नहीं होना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और 370 अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का मामला भले लोगों की स्मृति में हो, लेकिन उससे गाइडेड होकर के लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। और यही कारण है कि उसको ये कहीं ना कहीं ये एक मतलब ये लगने लगा है कि कांग्रेस की वापसी मत हो जाए, उसका रीइमर्जेंस ना हो जाए, और इसलिए वो लोगों को भय दिखा रही है। और भय दिखाने के क्रम में एक सांप्रदायिक आधार पर चुनाव को बांटने की कोशिश हो रही है। वो ध्रुवीकरण कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव न सिर्फ चुनाव बदल रहा है, बल्कि उसकी दिशा भी बदल रही है और एक खास दिशा में जाता हुआ दिख रहा है इस बार का चुनाव। और इस चुनाव में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिसको कहा था बीजेपी ने, प्रधानमंत्री ने, कि उसको दर्शक दीर्घा में लोग बिठा देंगे, उसके लिए अब स्वयं कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आ गई तो वो ये चीजें कर सकती है। तो ये बदलने का, ये इस चुनाव के बदलने का एक बड़ा संकेत है और दर्शक दीर्घा से सत्ता में आने तक की संभावना का यह बदलाव है। धन्यवाद।